नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की हम लोग अपनी इस क्लास में ईथर बनाने की विधियां पढ़ेंगे कि ये जो ईथर है यानी ROR ये कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, तो बनाने की विधि में सबसे पहली विधि हम लोग लिखते हैं विलियमसन संश्लेषण। ये पहली विधि है। ठीक है, तो बच्चों विलियमसन संश्लेषण, विलियमसन एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ईथर बनाने के लिए सोडियम एथॉक्साइड लिया था, C2H5ONa। सोडियम एथॉक्साइड को इन्होंने सोडियम इसकी अभिक्रिया यानी कि इसको बोलते हैं सोडियम एथॉक्साइड। तो विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया में इसकी अभिक्रिया सोडियम एथॉक्साइड की अभिक्रिया एथिल आयोडाइड के साथ C2H5I। यहां पर बच्चों ये जो I है हैलोजन, ये लिविंग ग्रुप है। ये यहां से बॉन्ड तोड़ के चला जाएगा माइनस, और ये प्लस। ये अधातु है, धातु की ओर आकर्षित होगी। ये सोडियम है, इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, तो ये माइनस और ये प्लस इस माइनस के साथ जुड़ जाएगा बच्चों, तो बना लेगा NaI। ध्यान रखिएगा, इन दोनों को मिलाया जब इन्होंने तो गर्म किया था। ठीक है, NaI। फिर C2H5O पर माइनस है, इसको एथॉक्साइड आयन कहते हैं। एथॉक्साइड आयन C2H5 के साथ जुड़ जाएगा, C2H5O C2H5, इसको डाईएथिल ईथर कहते हैं। तो बच्चों विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया क्या कहलाती है कि सोडियम एथॉक्साइड की अभिक्रिया जब एथिल आयोडाइड के साथ की जाती है तो डाईएथिल ईथर बनता है। या इसे कह सकते हैं कि सोडियम एथॉक्साइड तथा एथिल आयोडाइड को गर्म करने पर डाईएथिल ईथर बनता है। ठीक है, तो ये हो गई विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। इसको आप नोट करें, इसके बाद दूसरा रिएक्शन देखते हैं। तो देखिए बच्चों, दूसरा पॉइंट कैसे डाईएथिल ईथर बनेगा। तो सबसे पहले दूसरा पॉइंट है एथिल अल्कोहल की वाष्प को, वेपर को। चलिए, एथिल अल्कोहल यानी कि C2H5O C2H5, एथिल अल्कोहल की वाष्प को उच्च दाब पर, जो प्रेशर होगा बच्चों वो बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, उच्च दाब पर गर्म एल्यूमिना होता है Al2O3, एल्यूमिना पर हम प्रवाहित करेंगे। यहां पर एल्यूमिना एक उत्प्रेरक का काम कर रहा है। इस उत्प्रेरक पर हमको एथिल अल्कोहल की वाष्प प्रवाहित करनी है। ठीक है, और जो टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर होगा 240 से 260 डिग्री सेंटीग्रेड का होगा बच्चों। तो एथिल अल्कोहल की वेपर को हमको एल्यूमिना पर प्रवाहित करना है। तो जब प्रवाहित करेंगे बच्चों तो हमको जल तथा C2H5O C2H5 डाईएथिल ईथर प्राप्त होता है। तो बच्चों देखेंगे जल बना है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास C2H5OH के तो एक ही मोल है, इसीलिए C2H5OH के 2 मोल लेते हैं। C2H5OH प्लस C2H5OH। ये अल्कोहल जो है एलिफेटिक अल्कोहल है, इसका क्रियात्मक समूह OH है, ये माइनस प्लस। तो यहां से क्या निकल रहा है, क्षार निकल रहा है। तो अब ये वाला अल्कोहल जो है ये एसिडिक नेचर के तौर पर H+ मूव करेगा, तो ये O और H के बीच का बॉन्ड यहां से टूटेगा, माइनस और ये प्लस, तो ये वाला प्लस इस माइनस के साथ H2 बना लेगा, और ये C2H5O पर माइनस है, ये वाला माइनस इस प्लस के साथ जुड़ जाएगा, डाईएथिल ईथर बना लेगा। ठीक है, ये बच्चों तब की कंडीशन होती है जब हम उत्प्रेरक के तौर पर एल्यूमिना लेते हैं। लेकिन अगर एल्यूमिनियम फास्फेट ले लेते हैं तो क्या होता है वो देखेंगे, C2H5OH प्लस C2H5OH। अब एल्यूमिनियम फास्फेट का फार्मूला है AlPO4, एल्यूमिनियम फास्फेट का ये फार्मूला है, और ये रिएक्शन जो होगी उस पर टेम्परेचर 350 डिग्री सेंटीग्रेड का होने वाला है। तब रासायनिक अभिक्रिया होगी बच्चों, तो यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ से तोड़ दीजिए, माइनस और ये प्लस,
फिर ये एसिडिक नेचर शो करेगा, ये माइनस ये प्लस इस माइनस के साथ जुड़ जाएगा H2O, और सेम प्रोसेस C2H5O C2H5 डाईएथिल ईथर यहाँ पे भी बन गया। तो ये दूसरा पॉइंट था बच्चों, इसे आप नोट करें तब तक। तो बच्चों अब हमारा तीसरा पॉइंट, डाईएथिल ईथर बनाने के विधि में तीसरा पॉइंट, एथिल आयोडाइड की अभिक्रिया अब हम सिल्वर ऑक्साइड के साथ करेंगे। एथिल आयोडाइड ले लेते हैं जैसे C2H5I, इसका रिएक्शन करना है सिल्वर ऑक्साइड। सिल्वर ऑक्साइड का फार्मूला होता है Ag2O। इन्हें मिलाकर हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे बच्चों। तो गर्म करेंगे तो डाईएथिल ईथर बनेगा। तो देखिए कैसे डाईएथिल ईथर बनेगा वो देखें बच्चों। यहाँ पर जो सिल्वर जुड़ी है ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पर एक सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, एक इलेक्ट्रॉन Ag डोनेट कर रहा है, और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 थी। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए था और Ag सिर्फ 1 दे रहा था, इसीलिए यहाँ पर 2 Ag लिया गया। इससे पता चलता है कि जो Ag है यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, एक Ag 1 दे रहा है, दूसरा Ag 1, यानी 2 Ag मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। अब बात आती है, ये धातु है और ये लिविंग ग्रुप हैलोजन, और ये अधातु है, अधातु चली जाएगी धातु की ओर, तो ये वहां जाएगी। लेकिन बच्चों ये हैलोजन जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है, सामने से 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, ये 1 है, इसलिए इसके आगे 2 लगाते हैं। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये 2 देगा, तो 2 Ag 2 I के साथ मिलके 2 AgI सिल्वर आयोडाइड में बदल जाएगा। बच्चों अब हमारे पास C2H5 2 बचा है और O बचा है। O की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, यानी 2 बार बंध बनाता है, तो एक बार C2H5 से बना लेगा और दूसरी संयोजकता अपनी फिर C2H5 से बना लेगा, यानी डाईएथिल ईथर बना लेगा C2H5O C2H5। क्या बोलेंगे आप, एथिल आयोडाइड की अभिक्रिया सिल्वर आयोडाइड के साथ, सिल्वर ऑक्साइड के साथ कराने पर डाईएथिल ईथर बनता है। क्या बोलेंगे, एथिल आयोडाइड की अभिक्रिया सिल्वर ऑक्साइड के साथ कराने पर हमें डाईएथिल ईथर प्राप्त होता है। ये है बच्चों एथिल आयोडाइड की सिल्वर ऑक्साइड से अभिक्रिया। इसके बाद चौथा पॉइंट देखेंगे, चौथा पॉइंट, एथिल अल्कोहल की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया। अब इनके द्वारा बनाएंगे बच्चों, तो चलिए इस पर मैं आपको बहुत सारे फैक्ट भी बताऊंगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं रिएक्शन समझाता हूं। सबसे पहले एथिल अल्कोहल ले लेते हैं आप, C2H5OH की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 का मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, HO डबल बॉन्ड O OH। बच्चों सबसे पहले जब आप एथिल अल्कोहल को आप सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलाएंगे तो उस दौरान जो आप टेम्परेचर रखेंगे वो 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड का रखेंगे, ठीक है। तो इस दौरान जब रासायनिक अभिक्रिया होगी, चूंकि एसिडिक है, अम्लीय है, तो H+ आयन मुक्त होगा, -+ H+ है, अम्ल है, क्षार चाहिए, तो क्षार के लिए OH- और ये प्लस, ये वाला OH- इस प्लस के साथ जुड़ जाएगा तो बच्चों H2O निकल जाएगा, और ये C2H5 आकर O के साथ जुड़ जाएगा, C2H5O डबल बॉन्ड OH। इसको बच्चों एथिल हाइड्रोजन सल्फेट कहते हैं। तो क्या देख रहे हैं आप, एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब हम 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप पर गर्म करते हैं तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। अब ये जो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है ये वापस एथिल अल्कोहल से क्रिया करता है, एथिल अल्कोहल से क्रिया करता है, यानी एथिल अल्कोहल फिर हम मिलाते हैं, और जब एथिल अल्कोहल मिलाते हैं उस दौरान हम टेम्परेचर कर देते हैं 140 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर कर देते हैं। तब उस कंडीशन में बच्चों ये एथिल इस ऑक्सीजन से मुक्त होकर -+ कुछ इस रूप में निकलता है, और ये वाला ये बॉन्ड यहाँ से टूटकर -+ कुछ इस प्रकार निकल जाता है। ये वाला प्लस इस O के साथ जुड़ जाता है तो फिर से H2SO4 बन जाता है ये,
और ये एथॉक्साइड आयन C2H5O माइनस इस C2H5 से जुड़ जाएगा, तो C2H5O C2H5 डाईएथिल ईथर। तो देखें क्या है बच्चों, सबसे पहले हेडिंग देखेंगे एथिल अल्कोहल की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया। तो आप लिखेंगे एथिल अल्कोहल की आधिक्य मात्रा को, आधिक्य का मतलब अधिक है, देखो दो बार लिया गया, ये यहाँ पे लिया गया, यहाँ पर आधिक्य मात्रा को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब हम 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करना शुरू करते हैं तो हमें एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, और वो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट एथिल अल्कोहल से 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया करके डाई एथिल ईथर बना देता है। ये है बच्चों, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ एक बात बताता हूं इस रिएक्शन को ईथर बनाने की अविरत विधि भी कहते हैं, अविरत ईथरीकरण विधि भी कहते हैं। ऐसा क्यों? अविरत का मतलब लगातार बनते रहना। तो बच्चों होता क्या है कि जब एथिल अल्कोहल पर, ठीक है, एथिल अगर हम थोड़ी सी मात्रा सल्फ्यूरिक अम्ल की भी लेते हैं तो वो थोड़ी सी मात्रा बहुत सारे एथिल अल्कोहल को डाईएथिल ईथर में बदलने के लिए पर्याप्त होती है। थोड़ी सी सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा बहुत सारे एथिल अल्कोहल को डाईएथिल ईथर में बदलने में सक्षम है। तो जब हम थोड़ी सी मात्रा में सल्फ्यूरिक अम्ल ले लेते हैं और उसमें एथिल अल्कोहल मिला के जब उसे हम गर्म करना शुरू करते हैं, तब फिर हम क्या करते हैं, सिर्फ क्या डालते हैं ऊपर से, सिर्फ एथिल अल्कोहल ही डालते हैं और ईथर बनता जाता है। एथिल अल्कोहल उस गर्म मिश्रण में डालते हैं, डाईएथिल ईथर बनता जाता है। तो लगातार ईथर बनने की इस विधि को अविरत ईथरीकरण विधि भी कहते हैं। ये पॉइंट आपका पूरा हुआ। यहां से बच्चों अब हम लोग इसी वीडियो पर देखेंगे डाईएथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि, लैब में कैसे बनता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अभी सीधे आपको बोर्ड पर डाईएथिल ईथर बनाने के लिए उसका चित्र बना हुआ मिलेगा, मैं आपको इसको समझाऊंगा। तो देखिए बच्चों, डाईएथिल ईथर बनाने के लिए उसकी प्रयोगशाला विधि से संबंधित उसका नामांकित चित्र आपके सामने उपस्थित है। बच्चों इस पे मैं पहले रिएक्शन लिख देता हूं। क्या है रिएक्शन? देखिए सबसे पहले आपको C2H5OH ये रिएक्शन करेंगे आप H2SO4 के साथ। टेम्परेचर होगा 100 से 110, टेम्परेचर नापने के लिए थर्मामीटर लगा हुआ है, 110। तो क्या बनेगा, C2H5HSO4 एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्लस H2O। ठीक है बच्चों, अब एथिल हाइड्रोजन सल्फेट C2H5HSO4 ये वापस किससे क्रिया कर लेगा, एथिल अल्कोहल से, जो हम यहां से बूंद बूंद करके गिराएंगे उससे, C2H5OH ये 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा डाईएथिल ईथर C2H5O C2H5 और H2SO4 मुक्त हो जाएगा H2SO4। तो ये रिएक्शन बच्चों मैंने पीछे समझा दी थी, जस्ट इसके पीछे मैंने अभी समझाई थी, इसलिए यहाँ पे समझाने की आवश्यकता है नहीं। तो प्रयोगशाला विधि में सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे सिद्धांत। सिद्धांत पर आप लिखेंगे सबसे पहले एथिल अल्कोहल की आधिक्य मात्रा ली जाती है। एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप पर गर्म किया जाता है। ताप मापने के लिए फ्लास्क पर थर्मामीटर की व्यवस्था होती है। तब एथिल अल्कोहल सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करके एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है, और एथिल हाइड्रोजन सल्फेट अधिक मात्रा में उपस्थित एथिल अल्कोहल से वापस 140 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर अभिक्रिया करके डाईएथिल ईथर बनाता है। जो मैंने बोला है इतनी चीज आपको पहले सिद्धांत में लिखना है, लिखने के बाद फिर ये रिएक्शन आप उसमें लिखेंगे। लिखने के बाद फिर बच्चों चित्र बनेगा। चित्र बनने के बाद फिर अगली हेडिंग पड़ेगी विधि, और विधि लिखने के बाद आपका ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। आपको आसानी से अगर ये 5 नंबर का है तो 5 नंबर मिल जाएंगे। तो देखिए बच्चों क्या करते हैं, सबसे विधि देखेंगे। सबसे पहले एक गोलपेंदी का फ्लास्क लिया जाता है। इस गोलपेंदी के फ्लास्क में बिंदुकारी फनल लगा होता है जिसमें एथिल अल्कोहल भरा होता है। फ्लास्क में हम एथिल अल्कोहल भर लेते हैं तथा उस पे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा मिला देते हैं। फ्लास्क में थर्मामीटर की व्यवस्था होती है ताकि फ्लास्क के अंदर का ताप मापा जा सके, तथा फ्लास्क से एक निकास नली निकलती है जिसमें
संघनित्र लगा होता है ये, जिनमें संघनित्र लगा होता है, तथा निकास नली के अग्र छोर पर या अग्र भाग पर एक ग्राही पात्र रखा होता है। ये देखिए, ये एक ग्राही पात्र होता है जो बर्फ पर रखा होता है, जो बर्फ पर रखा होता है। वो बर्फ पर क्यों रखा है वो अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी पहले आप रचना लिख देंगे, फिर आप क्या लिखेंगे। अब देखिए, मैं फिर से अब आगे बोल रहा हूं, अब मैं विधि समझा रहा हूं आपको, ठीक है। सबसे पहले एक गोलपेंदी का फ्लास्क लेते हैं। गोलपेंदी के फ्लास्क में हम एथिल अल्कोहल तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिला देते हैं, तथा फ्लास्क में हम एथिल अल्कोहल भरने के लिए और अधिक मात्रा में डालने के लिए बिंदुकारी फनल लगा देते हैं, तथा उसी फ्लास्क में थर्मामीटर लगा होता है जिससे फ्लास्क के अंदर का टेम्परेचर नापा जाता है। फ्लास्क को हम बर्नर की सहायता से गर्म करना शुरू करते हैं। तो फ्लास्क जब हम गर्म करना शुरू करते हैं तो 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्लास्क में उपस्थित एथिल अल्कोहल, ये ETOH लिखा है यानी एथिल अल्कोहल ही है, फ्लास्क में उपस्थित एथिल अल्कोहल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है। अब हम बिंदुकारी फनल की सहायता से एथिल अल्कोहल की और अधिक मात्रा इसमें गिराते हैं। तो जैसे इसमें गिराते हैं तो लगभग 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट उस गिर रहे एथिल अल्कोहल से क्रिया करके डाई एथिल ईथर में बदल जाता है। यह डाई एथिल ईथर वेपर के फॉर्म में होता है, वाष्प के रूप में होता है, जो निकास नली से गुजरता है, निकास नली से गुजरता है और संघनित्र पर आकर ठंडा हो जाता है, संघनित्र पर आकर ठंडा हो जाता है। अब कुछ कॉन्सेप्ट और सुन लीजिए, ठीक है। तो अभी तो आपको पता है ना, मैं यहां तक आ गया हूं, संघनित्र क्षेत्र पर आकर ठंडा हो जाता है। तो देखिए कुछ बातें समझ लीजिए। पहली बात तो जो ईथर है, डाई एथिल ईथर, उसका जो क्वथनांक है वो 34.5 डिग्री सेंटीग्रेड का है। पानी बच्चों 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, ये तो 34.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म हो जाता है या बॉयल होने लगता है, ठीक है। सोचिए अभी कितना टेम्परेचर है हम लोगों का, इतने पे तो ईथर बॉयल होने लगेगा, ठीक है। तो इसका क्वथनांक जो है वो 34.5 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से हम भाई बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा कम होगा, ये बॉइलिंग पॉइंट है, क्वथनांक है, ये कम है ना, अधिक नहीं है। यानी कि क्या देख रहे हैं आप बहुत कम टेम्परेचर पर ही ये उबलने लगेगा। पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है तो उसका क्वथनांक अधिक है, 100 बड़ा होता है। और डाई एथिल ईथर खाली 34.5 पर ही बॉयल होने लगता है, यानी कम टेम्परेचर पर। यानी हम अब जिस टेम्परेचर पर रह रहे हैं 30, 35, 40, 42, 43, जिस टेम्परेचर पर, उस टेम्परेचर पर ये बॉयल हो सकता है ना। तो ये कम टेम्परेचर पर भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है या बॉयल हो जाता है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इस ग्राही पात्र में पहले से बर्फ के टुकड़े भर देते हैं, ये रीजन बिल्कुल ठंडा कर देते हैं, ताकि जो वाष्पें जो यहाँ पर ठंडी होकर जो लिक्विड यहाँ पर गिरेगा वो वेपर में ना बदले, वो वाष्प में ना बदले। इसीलिए हम यहाँ पर पहले से ही बर्फ रख दिए हैं। नहीं सोचिए अगर बर्फ ना होता और सराउंडिंग एरिया, आसपास का एरिया बहुत हीट होता तो वो वेपर में फिर बदल जाती, वो वेपर में ना बदले, इसलिए ऐसा हुआ था, ठीक है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि डाई एथिल ईथर की वाष्प बनती है जो आकर संघनित्र क्षेत्र पर ठंडी हो जाती है, और ठंडी होने के बाद वो एक ग्राही पात्र पर इकट्ठा हो जाती है। ग्राही पात्र एक बर्फ के टुकड़े पर भरा होता है, ग्राही पात्र एक बर्फ के टुकड़े पर या एक ऐसे पात्र पर रखा होता है जिसमें बर्फ के टुकड़े भरे होते हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि डाई एथिल ईथर का क्वथनांक 34.5 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है, जो कि बहुत कम है, ठीक है। इसीलिए ईथर वाष्प में न बदले, इसीलिए हम उसे बर्फ से भरे एक और पात्र पर प्राप्त करते हैं। कभी कभी कुछ ऐसी भी वेपर होती हैं जो जो लिक्विड में नहीं बदल पाती, तो उस वाष्प को बाहर निकालने के लिए यहाँ पर एक नली लगी होती है जो जाकर सिंक में मिलती है, टू सिंक, जो सिंक के लिए निकलती है। सिंक का मतलब किसी ठंडे क्षेत्र पर उस ईथर को पहुंचाने की एक विधि है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी भी वाष्पें होंगी जो ठंडी ना हो पाई होंगी, तो वो इस सिंक से सीधे निकलकर किसी ठंडे क्षेत्र पर रख दी जाती है। क्योंकि भाई अगर वो वेपर के रूप में होगी तो जो ईथर होता है वो अति ज्वलनशील पदार्थ है, तो ईथर ज्वलनशील है। तो अगर यहाँ से कहीं अगल बगल गैस निकली तो बगल में हमारे पास ये क्या रखा हुआ है, बर्नर रखा हुआ है, तो हो सकता है यहाँ पर प्रयोगशाला पर ब्लास्ट हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि
जो डाई एथिल ईथर की वाष्पें आ रही है वो यहाँ पर ठंडी होंगी, ठंडी होने के बाद वो ग्राही पात्र पर प्राप्त होंगी। लेकिन कुछ ऐसी भी वाष्पें होती हैं जो द्रवित नहीं हो पाती, ठंडी नहीं हो पाती, तो वो सिंक की ओर चली जाती है, यानी कि एक नली लगी होती है, उस नली के द्वारा वो किसी और ठंडे क्षेत्र पर चली जाती है। ऐसा सिर्फ इसलिए किया जाता है कि डाई एथिल ईथर अति वाष्पशील है तथा साथ ही साथ अति ज्वलनशील होता है, ठीक है, और वो गैस के फॉर्म में है, कहीं वो आग से क्रिया करके जल न जाए, विध्वंस न कर दे, विस्फोट न कर दे, इसीलिए हम क्या करते हैं, उस वाष्प को निकालने के लिए एक नली लगाते हैं। ये रबड़ की लगी होती है जो सीधे जाके सिंक पर मिलती है, किसी ठंडे क्षेत्र पर मिलती है। तो बस आप समझ गए होंगे, एक बार और देख लीजिए। मैं बहुत सारी विधि को आपको डीपली बता दिया हूँ, एक एक चीजें बता दिया हूँ। आप बस अगर इतना भी लिखना चाहें, आप जो मैं बोल रहा हूँ वो उतना सुन लीजिए। गोलपेंदी का फ्लास्क लेते हैं, गोलपेंदी के फ्लास्क में एथिल अल्कोहल तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा मिला देते हैं। मिलाने के बाद फ्लास्क में एक बिंदुकारी फनल लगा होता है, बिंदुकारी फनल में एथिल अल्कोहल भरा होता है। थर्मामीटर की सहायता से हम फ्लास्क के अंदर का टेम्परेचर मेजर करेंगे। बर्नर की सहायता से अब हम फ्लास्क को गर्म करते हैं जिसमें एथिल अल्कोहल तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल भरा हुआ है। लगभग 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर एथिल अल्कोहल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करने के बाद एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनाएगा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनाएगा। अब हम बिंदुकारी फनल की सहायता से एथिल अल्कोहल की मात्रा इसमें गिराते हैं, तो लगभग 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट एथिल अल्कोहल से क्रिया करके डाईएथिल ईथर बदल जाता है, जो वेपर के रूप में होता है, वाष्प के रूप में होता है, जो निकास नली से गुजरता है, संघनित्र पर पहुंचकर ठंडा हो जाता है और एक ग्राही पात्र पर इकट्ठा हो जाता है। ग्राही पात्र एक अन्य पात्र पर रखा होता है जिस पर बर्फ के टुकड़े रखे होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ईथर होता है उसकी वेपर जो होती है वो बहुत जल्दी वेपर में बदल जाता है, क्योंकि उसका जो क्वथनांक है वो कम होता है, बहुत जल्दी वो वाष्प में बदल जाता है। इसीलिए वो वाष्प में ना बदले, इसीलिए उसको हम ठंडे क्षेत्र पर रखे होते हैं। इस ग्राही पात्र पर जिस पे ईथर प्राप्त किया जा रहा है उस पे एक निकास नली लगी होती है जिस पर रबड़ का कैप लगा होता है, वो जाकर सिंक पर मिलता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ ऐसी भी ईथर है जो अभी वाष्प के ही रूप में है, वो ठंडी नहीं हो पाई है किसी कारणवश, तो वो सीधे इस नली से होते हुए सिंक पर किसी ठंडे क्षेत्र पर चली जाए, नहीं वो किसी और जगह से बाहर निकली तो निकलने के बाद वो ज्वलनशील है, कहीं आग के संपर्क में ना जाए, जलने न लगे, विस्फोट न कहीं कर दे, इसीलिए उसको हम निकालने के लिए, गैस को निकालने के लिए या उस वाष्प को निकालने के लिए एक सिंक की व्यवस्था करते हैं। ये था बच्चों डाईएथिल ईथर बनाने की विधि। अब इसके बाद बारी आती है डाईएथिल ईथर जो है इसके भौतिक गुण क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो डाईएथिल ईथर होता है बच्चों, ये रंगहीन होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता, साथ ही साथ अति ज्वलनशील पदार्थ होता है। इसे यदि आप सूंघेंगे तो आपको निश्चेतना आएगी। साथ ही साथ आजकल जो डॉक्टर्स होते हैं डाईएथिल ईथर का इस्तेमाल निश्चेतक पदार्थ के रूप में डाईएथिल ईथर का इस्तेमाल लोग कर रहे हैं, डॉक्टर्स कर रहे हैं शल्य चिकित्सा के रूप में। ऑपरेशन वगैरह करना है तो डॉक्टर इसका इस्तेमाल किया करते हैं, ठीक है। तो ये था इसका बच्चों भौतिक गुण। कल से इसकी रासायनिक गुण पढ़ेंगे। धन्यवाद।